गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज इस वीडियो में हम लोग वेक्टर अलजेब्रा का एक और टॉपिक देखते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, और कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे। पहले एक क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल है, डिस्प्लेसमेंट पर बेस्ड है। डिस्प्लेसमेंट बहुत वेल नोन टॉपिक है, बट फिर भी एक बार मैं बता दूं, अगर कोई पॉइंट ए अपनी ओरिजिनल पोजीशन से किसी दूसरी पोजीशन बी पर पहुंच जाता है, तो ए से बी तक का जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ ए से बी तक जो कुछ भी डिस्टेंस कवर किया इसने, इस डिस्टेंस को जब आप एज ए वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पॉइंट ए फ्रॉम ए टू बी। तो पहला क्वेश्चन देखिए, इसी पर बेस्ड है। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑन द व्हील इनिशियली इन कॉन्टेक्ट विद द ग्राउंड। पहले सिर्फ इतना समझे, व्हील है, उसका एक पॉइंट है व्हील का जो ग्राउंड के कांटेक्ट में है। तो इस तरह से एक डायग्राम हम बना सकते हैं। मान लीजिए ये ग्राउंड लेवल है, ये एक व्हील है, और ये पॉइंट ए है जो कांटेक्ट में है। सो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ द व्हील इनिशियली इन कांटेक्ट विद द ग्राउंड। तो पॉइंट ए का डिस्प्लेसमेंट हमें पता करना है, अभी वो ग्राउंड के कांटेक्ट में है। व्हेन द व्हील रोल्स फॉरवर्ड हाफ रेवोल्यूशंस, यानी आधा राउंड लगाने पर वो पॉइंट कहाँ पहुंच जाता है। तो जब ये, अगर हम इसको यहाँ पे एक डायमीटर ले लें, ए बी इज द डायमीटर, तो जैसे जैसे ये व्हील ऐसे आगे रिवॉल्व करेगा, जब हाफ सर्किल होगा तो यहाँ पर आ जाएगा। ये दूसरा पोजीशन हो गया। अब यहाँ पर बी नीचे आ गया और ए ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये जो ए हाफ राउंड लगाने पर अपवर्ड पोजीशन में पहुंच गया, तो आपको बताना है कि यहाँ से लेके, इसको हम थोड़ा सा इस तरह से ले लें, तो यहाँ की पोजीशन से इस पोजीशन में जाने में उसको क्या डिस्प्लेसमेंट आया। तो अगर हम इसको ए डैश ले लेते हैं पोजीशन को, और बी की पोजीशन को बी डैश, तो हमें एक्चुअली निकालना है ए डैश। दैट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट which was initially in contact with ground, but after half revolution it reaches to a dash. अब आगे देखिए क्या दिया है, टेक द रेडियस ऑफ द व्हील एज आर। तो ये रेडियस आर है यहां से यहां तक। तो जब ये हाफ राउंड लगाएगा तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी पाई आर, क्योंकि कंप्लीट सरकमफेरेंस 2 पाई आर होता है, तो हाफ राउंड में टोटल डिस्टेंस कवर्ड विल बी हाफ ऑफ द सरकमफेरेंस पाई आर, 2 पाई आर अपॉन 2। तो ये ए से बी डैश हो गया पाई आर, और ये चूंकि डायमीटर है, अपर पॉइंट नीचे आ गया, नीचे वाला पॉइंट ऊपर पहुंच गया, तो ये हो जाएगा अगेन 2r, एंड दिस विल बी अ राइट एंगल। सो बेसिकली ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। हमें सिर्फ ये देखना है कि ए डैश कैसे निकलेगा। तो अगर आपने इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि हाफ डिस्टेंस कवर करेंगे तो हॉरिजेंटली पाई आर हो जाएगा, वर्टिकली डायमीटर 2r रहेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो ए डैश इज अ वेरी सिंपल टू फाइंड आउट बाय पाइथागोरस थ्योरम। सो अब जब आंसर करेंगे तो आंसर में लिखेंगे लेट इनिशियल पोजीशन of the point is A and final position is A dash. Diameter is AB and A dash B dash। ऐसे शॉर्ट में आप बता सकते हो कि इनिशियल पोजीशन डायमीटर ए बी है, नेक्स्ट पोजीशन ए डैश बी डैश। बस बाकी इतना इंट्रोडक्शन सफिशिएंट है। देयरफॉर इन ट्रायंगल ए बी या बी ए डैश बी डैश ए डैश, ए बी डैश ए डैश, इन ट्रायंगल में हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से आप लिख सकते हैं ए डैश होल स्क्वायर इज ए बी डैश
होल स्क्वायर प्लस a dash b dash whole square. Now ab dash is pi r, a dash b dash is 2r, so it will be pi square r square plus 4r square, that is a dash whole square. हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट ए डैश, तो ये स्क्वायर रूट लगा देंगे हम. ए डैश will be square root of pi square r square plus 4r square. r square को कॉमन ले लिया, बाहर निकाल दिया, तो आंसर आ गया. सो दैट इज द ऑप्शन नंबर बी, r पाई स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट. तो इस तरह से एक नए एंगल से एक नई कंडीशन में हमने देखा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला. इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि इसका हॉरिजॉन्टल या एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या है, व्हाट इज द एंगल दिस डिस्प्लेसमेंट इज मेकिंग विथ हॉरिजॉन्टल एक्सिस. तो अगर एंगल वैसे तो नहीं पूछा, लेकिन एंगल अगर निकालना है तो आप टेन थीटा नॉर्मली हम इन केस में निकालते हैं जब एंगल निकालना होता है. तो टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो 2r अपॉन पाई r, r कैंसिल हो गया तो 2 अपॉन पाई, दैट इज द टेन थीटा. बट एंगल पूछा है अगर तो टेन इनवर्स, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था जब एंगल पूछा जाए तो एंगल निकालने के लिए जो भी साइन या कॉस या टेन आपके साथ रेशियो आपने लिया है उसको राइट हैंड साइड में एज ए इनवर्स ट्रांसफर कर देंगे. सो दैट इज अ वंडरफुल क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिस्प्लेसमेंट एंड एंगल विद द एक्सेस, एक्स एक्सेस और मे बी अनदर वाई एक्सेस हो सकता है. तो फिर से देखें एक बार जल्दी से, पहले क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा पार्ट में समझें. पहला पार्ट है व्हाट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ द व्हील इनिशियली इन कांटेक्ट विद द ग्राउंड, यानी व्हील का एक पॉइंट जो ग्राउंड के कांटेक्ट में था, आफ्टर हाफ रिवोल्यूशन उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट क्या है. तो आफ्टर हाफ राउंडिश हमने सपोज कर लिया कि बी बी डैश पर पहुंच गया और ए डैश पर पहुंच गया, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस पाई आर, डायमीटर स्टिल 2r, राइट एंगल ट्रायंगल से पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम ए डैश की वैल्यू निकाल देंगे, तो आ जाएगा r रूट पाई स्क्वायर प्लस 4. और एंगल निकालना है तो टेन थीटा लगा के आप एंगल भी निकाल सकते हैं. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. टू फोर्सेस, अब ये एप्लीकेशन पार्ट है एक तरह से वेक्टर का. टू फोर्सेस P एंड Q, 1 न्यूटन एंड 2 न्यूटन, एक्ट अलोंग द लाइंस x0 x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 रिस्पेक्टिवली. यानी दो वेक्टर हैं, दो फोर्स हैं जो 1 न्यूटन एंड 2 न्यूटन के हैं, और x एक्सेस x इक्वल टू 0 यानी जहां पर x 0 होता है उसको कहते हैं y एक्सेस, और जहां पर y 0 होता है उसको कहते हैं x एक्सेस. तो एक्चुअली ये दोनों फोर्स जो है वो x एक्सेस और y एक्सेस की डायरेक्शन में लग रहे हैं. देन द रिजल्टेंट फोर्स वुड बी, यानी इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट निकालना है, दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर आपको फाइंड करना है. तो आपको देखना है एक सिंपल सा हम डायरेक्शन बनाएंगे एक्स और वाई एक्सिस का, क्योंकि ये सिंपल टू डायमेंशनल प्लेन का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर. तो ये एक्स एक्सिस यानी वाई इक्वल टू 0. अब देखिए 1 न्यूटन काम कर रहा है वाई एक्सिस पर, तो यहाँ पर आ जाएगा एक पॉइंट आप ले सकते हैं ओरिजिन ए, ये हो गया 1 न्यूटन, एंड 2 न्यूटन एक्ट वाई इक्वल टू 0 यानी एक्स एक्सिस, तो यहाँ पर आप सपोज कर सकते हैं बी, दैट इज 2 न्यूटन. तो जब ये मैग्नीट्यूड दिया है 1 न्यूटन एंड 2 न्यूटन, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जब वेक्टर बनाना है तो ये y एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है जे कैप, तो इस तरह से लिखेंगे लेट ओ ए इज 1 इंटू जे कैप, क्योंकि y एक्सिस के अलोंग में डायरेक्ट यूनिट वेक्टर जे कैप होता है. इसी तरह से ओ बी इज 2 आई कैप, एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर आई कैप होता है, और इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर यानी दोनों का सम हमें निकालना है. तो इस वेक्टर के पैरेलल हम यहाँ पर एक वेक्टर इमेजिन करेंगे
वेक्टर एडिशन ला अगर आपने समझा है तो दो वेक्टर के एडिशन के लिए किसी एक वेक्टर को इस तरह से रिप्लेस किया जाता है कि उसकी डायरेक्शन पैरेलल रहे, मैग्नीट्यूड इक्वल हो और किसी एक वेक्टर का इनिशियल पॉइंट दूसरे वेक्टर के टर्मिनल पॉइंट पर ज्वाइन करता हो, कोइंसाइड करता हो। तो इस तरह से हमने वेक्टर ओ बी को फिक्स रखते हुए ओ ए को मूव कर दिया, तो ये भी आपका 1 × i कैप ही होगा और इसके इनिशियल को इसके टर्मिनल से मिलाएंगे तो ये बन जाएगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर, यानी दोनों का सम। तो ओ इसको आप ए डैश कर सकते हैं। तो जब आप आंसर लिखेंगे आपने ओ ए और ओ बी को सपोज कर लिया और रिजल्टेंट को लिख सकते हो आप सीधा ओ ए डैश। तो वेक्टर एडिशन ला से इट विल बी इक्वल टू ओ बी प्लस बी ए डैश, दिस इज 2 i कैप प्लस ये वर्टिकली है तो जे कैप आएगा। हमने लिखा हुआ ओ ए एंड बी ए डैश इक्वल टू सेम। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं सीधा जे कैप, या चाहें तो इसको पहले ओ ए लिख के फिर उसकी वैल्यू डाल सकते हैं, बट बेसिक अंडरस्टूड होना चाहिए। सेम पैरेलल डायरेक्शंस में है तो दोनों का मैग्नीट्यूड, दोनों डायरेक्शन सेम है तो वेक्टर इक्वल होंगे। तो 2i + j, which one is this one? C is the correct answer. 2i + j is the resultant of these two forces. I hope it is clear. कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं। फिलहाल बहुत सिंपल था, दो फोर्स दिए हैं आपको, एक x = 0 यानी y एक्सिस में 1 न्यूटन, y = 0 यानी x एक्सिस में 2 न्यूटन, और उनका रिजल्टेंट निकालना है तो हम दोनों की डायरेक्शंस निकालेंगे, दोनों को वेक्टर फॉर्म में समझेंगे और उनके एडिशन से उसकी रिजल्टेंट वेक्टर निकलता है। तो ओ ए डैश विल बी 2i + j। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम वेक्टर पर बेस्ड। व्हाट द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज ए इज 10। एक वेक्टर दिया है ए जिसका मैग्नीट्यूड है 10। अब यहाँ पर देखिए वेक्टर एक अलग तरह से क्वेश्चन में लिखा हुआ कैपिटल ए, लेकिन नॉर्मली वेक्टर फॉर्म में स्मॉल वेक्टर में ही लिखा जाता है। ये जहाँ से क्वेश्चन मैंने इसलिए एज इट इज क्वेश्चन चेंज नहीं किया, ये बताने कि कई बार कुछ बुक्स में कुछ क्वेश्चंस में कहीं पर आपको जो स्टैंडर्ड नोटेशन है उसके हटके भी मिल सकता है। सो वेक्टर ए मैग्नीट्यूड इज 10, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप क्वेश्चन के हिसाब से चलते हो तो दिस इज 10 एंड इट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ द एक्स एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये एक्स एक्सिस के साथ ये 30 डिग्री बनाते हुए हमारा वेक्टर है। और इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 10। तो हम इसको ओ ए करके सपोज कर सकते हैं। अब चूंकि यहाँ पर कैपिटल ए उसके लिए लिया तो हमें ए ना लेके यहाँ पर हम कोई और पॉइंट ले सकते हैं पी। तो आप लिख सकते हो लेट ओ पी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड एंगल इज 30 डिग्री। बट आगे क्या दिया है, फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर इफ इट लाइज इन द एक्स वाई प्लेन। यानी ये जो वेक्टर है वो एक्स वाई प्लेन में है, जेड एक्सिस या जेड प्लेन का इसमें कोई कनेक्शन नहीं है, सिर्फ एक्स वाई 2 डायमेंशनल प्लेन का क्वेश्चन है। लेकिन कंपोनेंट्स पूछे हैं तो कंपोनेंट्स आपको क्या पूछा है, फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर। तो पहले कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जैसे हमने लिखा वेक्टर ए इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो इसके एक्स एक्सेस के अलॉन्ग में कंपोनेंट वेक्टर हो जाएगा एक्स आई, वाई एक्सेस के अलॉन्ग में कंपोनेंट वेक्टर वाई जे, एंड जेड एक्सेस की डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट हो जाएगा जेड के। जैसे ये वेक्टर है तो इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट कितना आ रहा है, वाई डायरेक्शन में कितना, अगर ऐसा तिरछा है तो ये वाई डायरेक्शन में आप देख सकते हैं
कि जितना भी इनिशियल से टर्मिनल के बीच का डिस्टेंस होगा ये वाई एक्सेस हो जाएगा, ये एक्सेस में आ जाएगा। और इसी तरह से अगर जेड एक्सेस में लेना चाहें तो जेड एक्सेस में भी हम इसी तरह से ले सकते हैं। बट अभी देखना है तो पहले कंपोनेंट्स क्या होते हैं, किस तरह से है, उसके लिए आपको यहाँ पर एक पॉइंट हम सपोज करेंगे, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एम, तो इस वेक्टर ओपी का एक्स एक्सेस की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट वेक्टर है वो है ओ एम, और वाई एक्सेस की डायरेक्शन में जो उसका कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा पी एम। तो पहले हम इस तरह से देखें जनरल फार्मूला क्या होता है किसी वेक्टर का कंपोनेंट फॉर्म में। पहले यहाँ पर हम एक इसी तरह का सेम डायग्राम करके आपको दिखा देते हैं। ये वेक्टर ए है, ये एक्स एक्सेस में मान लीजिए ओ एम आता है, और यहाँ पर एम एन आ रहा है वाई एक्सेस में, और ये एंगल थीटा है, दिस इज थीटा एंगल। तो ओ एम वैक्टर निकालने के लिए हम करते हैं कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस ओ एम अपॉन ओ एन। तो ये हो जाएगा ओ एम ओ एन इंटू कॉस थीटा, ओ एन इंटू कॉस थीटा। सो जब भी आपको एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वेक्टर का कंपोनेंट चाहिए तो जो उसका मैग्नीट्यूड है उसके साथ कॉस थीटा लग जाएगा, थीटा एक्सेस के साथ है। तो यहाँ पर आपका इस तरह से कंपोनेंट ऑफ ओ पी along x एक्सेस विल बी ओ पी, इसका मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। ओ पी दिया है 10, कॉस थीटा दिया हुआ है आपको एंगल 30 डिग्री। सो 10 एंड रूट कॉस 30 इज √3/2, 2 से 10 कैंसिल हो गया तो 5√3। दिस इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। फिर से देखें, ओ एम निकालने के लिए हमने कॉस थीटा लगाया बेस अपॉन हाइपोटेनियस ओ एम अपॉन ओ एन इधर आ गया, तो ओ एम इज ओ एन कॉस थीटा। बट ये स्केलर क्वांटिटी है तो कंपोनेंट्स को स्केलर फॉर्म में, अब यहाँ पर ऑप्शन में कहीं पर भी वेक्टर फॉर्म में नहीं दिया है, यानी आपको सिर्फ स्केलर कंपोनेंट्स ही निकालना है। एक्स बाई जेड आर द स्केलर फॉर्म, एक्स आई वाई जे और जेड के को बोलेंगे तो वेक्टर फॉर्म में वेक्टर कंपोनेंट्स, या उसी को प्रोजेक्शन भी बोला जाता है। बट फिलहाल हमारा एक्स एक्सिस अलॉन्ग में 5√3, तो 5√3 तीनों में दिया है। अब हमें वाई के अलॉन्ग देखना है, तो जब वाई के अलॉन्ग देखेंगे पीएम को तो यहाँ पर हम साइन थीटा लगा देते हैं। साइन थीटा यहाँ हो जाएगा एम एन अपॉन ओ एन, ओ एन इधर आ गया तो एम एन हो गया ओ एन साइन थीटा। सो यहाँ पर हो जाएगा कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस, ये हो जाएगा ओपी साइन 30 डिग्री। ओपी मैग्नीट्यूड रहेगा, यानी 10 इंटू साइन 30 इज 1/2, तो ये 5 यूनिट्स लिख सकते हैं इसको, 5 यूनिट्स, 5√3 यूनिट्स। अब जेड एक्सिस में अगर आप जाएंगे, क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन में है, तो जेड एक्सिस की डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट 0 हो जाएगा, तो उसमें अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा लिख सकते हैं कंपोनेंट along z axis will be 0 as vector is in xy plane। तो ये क्वेश्चन था। अब आप देखें 5√3, 5 एंड 0 किस में दिया है, फर्स्ट पार्ट ही सही है क्योंकि यहाँ 1 है और यहाँ -5 है। सो द ऑप्शन इज ए इज करेक्ट। तो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। एक बार फिर से देखेंगे, किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट्स एक्स एक्सेस के अलॉन्ग में लेना है तो जो भी उसका मैग्नीट्यूड है कॉस थीटा के साथ लगता है, वाई के अलॉन्ग है तो साइन थीटा। जेड निकालने के लिए इसी तरह से आगे और हम समझेंगे कि तीनों डायरेक्शन में कैसे निकलता है। अभी देखें अगला क्वेश्चन।
ए दिया है, बी दिए हैं, दो वेक्टर दिए हैं आपको। अगेन देखिए वेक्टर मैंने इस तरह से रखा हुआ है क्योंकि जहाँ से मैंने क्वेश्चन लिया वह ऐसा ही दिया था। तो हो सकता है कि कुछ बुक्स में कुछ जगह पर आपको स्टैंडर्ड वेक्टर्स ना दिए हों, बट आपको समझना है स्टिल दे आर दी वेक्टर्स। द वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज बी, यानी इसके मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर लेना है। द वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज बी एंड पैरेलल टू ए इज, आपको दो वेक्टर दिए हैं, कंडीशन है आपको एक ऐसा वेक्टर निकालना है जो ए के पैरेलल हो और जिसका मैग्नीट्यूड बी के इक्वल हो। इन दो कंडीशन को फॉलो करते हुए एक अननोन वेक्टर आपको फाइंड करना है। तो आप देखें किस तरह से पुराने कॉन्सेप्ट इसमें यूज होते हैं। सबसे पहले तो आपको एक वेक्टर ए, अभी हम इसको ऐसा वेक्टर ए ही ले लें, लेट, अब इसमें हमने वैसे तो लेट नहीं लेना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है ना। वेक्टर ए इज 3i कैप प्लस 4j कैप एंड वेक्टर बी इज 7i कैप प्लस 24j कैप। इस तरह से ये आपको वेक्टर दिए हुए हैं। अब ए के पैरेलल वेक्टर हैं जो हमको निकालना है। लेट रिक्वायर्ड वेक्टर इज वेक्टर सी। अब ए बी सी कैपिटल में है तो सी को ही हम ले लें और इसको आप सपोज भी कर सकते हैं एक्स आई प्लस, अब इसमें 2 डायमेंशनल में ही दिया हुआ है, एक्स आई प्लस वाई जे। पहली कंडीशन, एज वेक्टर सी इज पैरेलल टू वेक्टर ए, दिस मीन्स दैट, अब आपको अगर इनिशियली मैंने भी पढ़ाए थे वेक्टर्स का पहला वीडियो आप देखेंगे पार्ट 1 इंट्रोडक्शन, तो वहां पर आपको कोलिनियर और वेक्टर पैरेलल वेक्टर बताया था। अगर एक वेक्टर है उसके पैरेलल कोई दूसरा वेक्टर है, जैसे ये ए और ये बी, अगर दोनों वेक्टर पैरेलल हैं तो कोई भी एक दूसरे का कोई ना कोई मल्टीपल होगा। अगर इसकी डिस्टेंस थोड़ी ज़्यादा है तो ए बी का आधा हो सकता है, अगर ये छोटा है तो ए बी का डबल हो सकता है। तो इस तरह से अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो कोई भी एक को दूसरे का मल्टीपल लिखा जा सकता है, क्योंकि डायरेक्शन सेम है, सिर्फ मैग्नीट्यूड डिफरेंट होते हैं। तो हम यहाँ पर ले सकते हैं कि सी वेक्टर इज एम टाइम्स ऑफ वेक्टर ए, या लैम्डा टाइम्स, कोई भी लेटर ले सकते हैं, लैम्डा या एम कुछ भी लिया जा सकता है। तो वेक्टर सी क्या हो जाएगा, एम एक्स आई, सॉरी ए के साथ लेना है, तो ए की वैल्यू क्या है 3i, तो ये हो जाएगा 3m आई कैप प्लस 4m जे कैप। दोनों पैरेलल हैं तो सिर्फ m से मल्टीप्लाई होके ये आ गया। अब दूसरी कंडीशन क्या दी है कि इसका मैग्नीट्यूड b के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, दोनों के मैग्नीट्यूड से इक्वल हैं। तो पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं अपन, या आप चाहें तो बी का मैग्नीट्यूड निकाल के इक्वल रख सकते हैं। पर चलिए डायरेक्ट भी कर सकते थे, 3m स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर। मैग्नीट्यूड किसी वेक्टर का कैसे निकलता है, तो अगर वेक्टर ए है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इंट्रोडक्शन वाले वीडियोस में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसका मैग्नीट्यूड लिया है 3m होल स्क्वायर प्लस 4m होल स्क्वायर, और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आप देख सकते हैं 3 स्क्वायर 16 प्लस 9 25 m स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये एक्चुअल में आ गया 5m। अब b का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, क्या आ रहा है, तो 7 एंड 24 दिया हुआ है, आपको मालूम होगा 24 का स्क्वायर कितना होता है 25। ये बड़ा अच्छा है अगर आप याद रख पाएँ तो 24, 25 और 26 तीनों के स्क्वायर्स का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, आप लर्न कर सकते हैं।
25 का स्क्वायर होता है 625, ये सबको याद है ना, आप सबको याद होगा 25 का स्क्वायर 625। अब ये इससे छोटा है और ये 26 का स्क्वायर इससे बड़ा है, तो यहाँ पर आ जाता है 576 और ये हो जाता है 676। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। 576 24 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर जब आप 576 रखेंगे और 49 इसमें ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 625, यानी 625 का स्क्वायर रूट। तो ये जो 5m इक्वल टू 25 से m की वैल्यू निकल आएगी और m यहाँ रखेंगे तो वेक्टर c निकल आएगा। क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल हैं तो हम यहाँ पर इतना सा है, आराम से हो जाएगा। magnitude of C equal to magnitude of B. This implies that 5m equal to 25. So m equal to 5. तो वेक्टर C will be 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 15i कैप प्लस 20j कैप, तो ये आपका आंसर हो गया। देखें 15 प्लस 20 फर्स्ट पार्ट ही है, तो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन ए। तो ये एक नया क्वेश्चन था, दो वेक्टर दिए हैं, एक वेक्टर के पैरेलल और दूसरे वेक्टर के इक्वल मैग्नीट्यूड, दो कंडीशन को फॉलो करते हुए हमने इस वेक्टर को निकाला। जिसके पैरेलल है उसका कोई ना कोई मल्टीपल होगा, तो m से मल्टीप्लाई करके हमारा जो अननोन वेक्टर है वो ले लिया हमने c इक्वल टू एम ए, एंड उसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया 5m, और जो वेक्टर नोन था वेक्टर b उसका मैग्नीट्यूड निकाला 25। दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल किए तो m की वैल्यू आ गई, और m की वैल्यू को वापस वेक्टर c में रख दिया तो हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वेक्टर मस्ट बी एडेड टू वेक्टर दिस एंड वेक्टर दिस सो दैट द रिजल्टेंट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सेस। तो अगेन आपको दो वेक्टर नोन है और उसमें पूछा गया है कि इन दोनों वेक्टर में क्या और ऐड करें, यानी दोनों वेक्टर को ऐड करने के बाद कुछ और आपको क्या ऐड किया जाए कि ऐड करने के बाद वो जो वेक्टर बने रिजल्टेंट आए वो यूनिट वेक्टर हो और वाई एक्सिस के अलोंग हो। तो हम सभी जानते हैं कि यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस इज जेड जे कैप, तो एक्चुअल में फाइनल आंसर जे कैप है। तो हम इसमें किस तरह से करेंगे, लेट एक्स आई कैप, क्योंकि ये एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में वेक्टर दिया है 3D में है, तो लेट एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप इज टू बी एडेड। सीधा यहाँ से शुरू करेंगे। व्हाट शुड बी एडेड, तो हमने एक वेक्टर सपोज कर लिया, इट शुड बी एडेड। तो जैसे आप इसको ऐड करेंगे एज पर द कंडीशन, ये वेक्टर फर्स्ट हो गया, ये वेक्टर सेकंड, और ये हमने अपना वेक्टर ऐड कर दिया इसमें। एंड यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, तो यहां पर पहले जे कैप लिख दीजिए, फिर आप लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। तो बहुत सिंपल है, बस इतना इनिशियल आपने अगर ठीक से कर लिया तो आंसर निकालना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आई के तीनों कोफिशिएंट को आप ऐड कर दीजिए, 1 + 3 4 प्लस एक्स आई कैप, जे में देखिए -3 प्लस 6 प्लस वाई जे कैप 2 -7 प्लस जेड के कैप इक्वल टू जेड जे कैप। अब कंपेयर कर देंगे तो एक्स तो यहाँ पर है नहीं, आई कैप नहीं है, के कैप नहीं है, तो उनके कोफिशिएंट 0 हो जाएंगे। जे के कोफिशिएंट्स को इक्वल करना है, तो इक्वेटिंग एक्चुअल में कंपोनेंट्स लिखना चाहिए ऑफ बोथ वेक्टर्स, और इसको आप यहाँ पर जे लिखा है तो यहाँ पे हम जे ना लिख के
थोड़ा समझने के एंगल से इसको आप लिख सकते हैं क्या, 0 i कैप प्लस 1 j कैप प्लस 0 k कैप। तो क्या होगा, आपको फिर कंपेयर करना थोड़ा आसान हो जाएगा। 4 प्लस एक्स इक्वल टू 0, ये देखिए 3 प्लस वाई इक्वल टू 1, और यहाँ पर 5 प्लस जेड इक्वल टू अगेन 0। तो x की वैल्यू आ गई -4, y की वैल्यू आ जाएगी -2 1 -3 एंड z विल बी -5। तो आपका जो रिक्वायर्ड वेक्टर है वो बन जाएगा, रिक्वायर्ड वेक्टर इज -4 i कैप -2 j कैप एंड -5 k कैप। तो कौन किस में दिया है, सी ऑप्शन, -4 -2 -5, that is correct. So these 5 questions are, I think, sufficient to understand the basic concepts of vector, components and some extra level of the question. कुछ जैसे व्हील वाला हमने देखा, डिस्प्लेसमेंट कॉन्सेप्ट उसमें अप्लाई हुआ, लेकिन उसके साथ साथ दूसरे पुराने 10th क्लास के कॉन्सेप्ट, सरकमफेरेंस क्या होता है, डायमीटर क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई हो रहा है। तो जो थोड़े से हायर लेवल के क्वेश्चन होते हैं, याद रखिए उसमें सिर्फ 11th 12th के कॉन्सेप्ट्स नहीं लगते हैं, 9th to 12th कोई भी कॉन्सेप्ट कहीं भी अप्लाई हो सकता है। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज प्रिपेयर योर बेसिक कॉन्सेप्ट थारोली एंड रेगुलरली। ओके, थैंक यू।